एक बुजुर्ग व्यक्ति सुबह ठंडे पानी से नहाते नहाते लकवा के शिकार हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक तो नहीं है? हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्ट्रोक अर्थात सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है, लकवा क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे पता कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और होम्योपैथी इलाज क्या हो सकता है। दोस्तों, बॉडी के दूसरे आर्गन की तरह ब्रेन को भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आर्टरी, उससे छोटा एट्रियोल और उससे भी छोटी नली कैपिलरीज के रास्ते ब्लड के थ्रू ब्रेन जो है वो सेल्स तक ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगर ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड फ्लो रुक जाता है तो दोस्तों इस कंडीशन को कहते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन स्ट्रोक। दोस्तों, ब्लड फ्लो दो कारण से रुक सकता है। एक तो अगर ब्लड के नली कैपिलरीज में ब्लड क्लॉट हो जाए और वो आगे ब्लड को जाने से रोक दे। दोस्तों, इस कंडीशन को कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों हेमरेजिक या ब्लीडिंग। अचानक से अगर कैपिलरीज या फिर एट्रियोल्स में ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग होने के कारण वहां ब्लड बहने लगता है और आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो दोस्तों, ब्लड फ्लो रुक जाने से ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसमें लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी आ सकती है, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, ब्रेन के जिस पार्ट में डैमेज होता है वो बॉडी के किस पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इस पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी में ब्रेन स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि नॉर्मल सिम्टम्स ब्रेन स्ट्रोक के क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अचानक फेस, आर्म या लेग में शून्यपन या कमजोरी का आ जाना, स्पेशली एक साइड होता है जिसको हेमीप्लेजिया कहते हैं। अचानक बात करने में दिक्कत आना या फिर कंफ्यूजन की स्थिति आ जाना। अचानक देखने में परेशानी होना, या तो ये एक आंख में हो सकता है या फिर दोनों आंखों में हो सकता है। अचानक चलने में परेशानी का होना या फिर जो कोऑर्डिनेशन है चलते समय उस कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना। डिजीनेस अर्थात चक्कर आना। अचानक बहुत जोर से सर में दर्द होना, वो भी बिना कारण के सर में अचानक से दर्द होना भी इसका एक लक्षण हो सकता है। दोस्तों, ऊपर के एक, दो या इससे ज्यादा सिम्टम्स को मिला के हम लकवा कह सकते हैं, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि लकवा में ऊपर के जितने भी अभी सिम्टम्स हम बताए हैं उसमें से एक दो हो सकते हैं या उससे ज्यादा, या फिर सारे के सारे सिम्टम्स भी एक साइड आ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक और कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। दोस्तों, इसमें भी लगभग लकवा के जैसे ही या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। ये 48 घंटे से एक हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मेन इसको बताने का अर्थ ये है कि आपके स्ट्रोक आने से पहले का अलार्म है। आपको ये अलार्म की तरह आपको चेतावनी देता है कि आगे आप स्ट्रोक की शिकायत हो सकते हैं, इसलिए इस कंडीशन को इजीली नहीं लेना चाहिए। जैसे ही अगर किसी को TIA होता है तो उसको आगे के लिए सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुआ सिम्टम्स। अब हम कैसे पता करेंगे कि किसी को स्ट्रोक या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है? तो अगर ऊपर दिखाए या ऊपर बताए गए 3-4 में से एक भी सिम्टम्स अगर आते हैं तो हमें तुरंत BP यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के लिए हमें ब्लड शुगर की तुरंत जांच करनी चाहिए और हमको बिना देरी किए चिकित्सक के पास जाना चाहिए। चिकित्सक आपको CT स्कैन और अन्य आवश्यक ब्लड एग्जामिनेशन की सलाह दे सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि ये TIA है या फिर ब्लड कहीं पे बह रहा है, ब्रेन स्ट्रोक है या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने के या फिर स्ट्रोक होने के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि रिस्क फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि रिस्क फैक्टर ऐसा
कारण है या ऐसा कॉज है जो हमारे पुराने किसी बीमारी को बढ़ा देता है, या फिर ऐसा कोई बीमारी जो कम सीवियरिटी में ही ठीक हो सकता है उसकी सीवियरिटी को बढ़ा देता है, क्रॉनिक डिजीज के एक्यूट फेज को ले आता है। तो दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ मेन है। हाइपरटेंशन, अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन से पीड़ित है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, उसको ये हो सकता है डायबिटीज मिलेटस यानी शुगर, आम भाषा में इसको शुगर की बीमारी कहते हैं, अगर शुगर की बीमारी से पीड़ित है। हार्ट डिजीज स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशन, तो ये जो डिजीज है एट्रियल फिब्रिलेशन ये ब्लड क्लॉट होने के लिए काफी महत्वपूर्ण डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्मोकिंग, अगर कोई बहुत लंबे समय से स्मोक कर रहा है तो उसको सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्लॉट जमने की संभावना बढ़ जाती है जिससे स्ट्रोक हो सकता है। पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है या फिर किसी को टीआईए की हिस्ट्री है तो उसको संभावना बढ़ जाती है स्ट्रोक होने की। एज एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, एज, ओल्ड एज में सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों आज कल के जो समय है, अभी जो ठंड का समय है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो कारण है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक के लिए वो है कोल्ड एक्सपोजर। अगर हमारा बॉडी सडन किसी कोल्ड के एक्सपोज में आता है या हमारा बॉडी सडन एक्सपोज हो जाते हैं हम कोल्ड से, अचानक ठंडा पानी हमारे शरीर में पड़ता है या फिर ठंडा कोई भी मौसम हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है ठंड होने का, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमको सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट करने के लिए। दोस्तों होता क्या है कि बॉडी एक टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है, अगर अचानक हम कोल्ड के एक्सपोजर में आते हैं तो बॉडी के जो स्किन में हमारे टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं, एक तरह के नर्व हैं, सेंसरी नर्व, तो ये ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं कि बॉडी अचानक कोल्ड से सफर कर रहा है या फिर अचानक बॉडी में कोल्ड बढ़ गया है। तो हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो ब्रेन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को या फिर ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। तो ब्लड फ्लो बढ़ने से दोस्तों हाइपरटेंशन जैसी स्थिति आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की स्थिति आ जाती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो कमजोर कैपिलरीज होते हैं वहां पे फट जाता है, वो कैपिलरीज फट जाती है, तो जिसके कारण सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दोस्तों ये तो था रिस्क फैक्टर। अब हम देखते हैं कि सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक से हम कैसे बच सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है। तो जैसा कि जो रिस्क फैक्टर है उसी को रोकना ही उसका प्रिवेंशन होगा। तो हेल्दी डाइट लें हम ताकि कोलेस्ट्रॉल न बढ़े, हमारा हाइपरटेंशन न बढ़े, बीपी नॉर्मल रेंज में रहे, शुगर हमारा नॉर्मल रेंज में रहे, हमारा जो बॉडी वेट है वो हेल्दी रहे, हेल्दी बॉडी वेट को हम मैनेज करके चलें। स्मोकिंग अगर कोई करता है तो वो स्मोकिंग को क्विट करे, स्मोकिंग बंद करना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। और दोस्तों आज के समय पे बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तभी हमें स्फूर्ति आती है और हमारा शरीर तरोताजा रहता है, गर्म पानी से नहाने से स्फूर्ति नहीं आती है। तो दोस्तों ये इस तरह का जो सोच है जिसके कारण लोग ठंडे पानी से नहाते हैं और कई बार सीवीए के शिकार हो जाते हैं। तो हमको समय के हिसाब से चलना चाहिए कि किस समय पे हमको किस तरह का खान पान, किस तरह का परहेज रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों बिल्कुल ठंड के समय पे हमें गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए, बिल्कुल एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को स्ट्रोक हो गया, लकवा जैसी कंडीशन आ गई, तो उसके लिए होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो सबसे पहले तो अगर स्ट्रोक आता है, हेमरेजिक स्ट्रोक अगर होता है तो ब्लड फ्लो होता है और वो क्लॉट हो जाता है। तो होम्योपैथी में आर्निका जैसी बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो ब्लड क्लॉट को बहुत जल्दी डिसॉल्व कर देती हैं। दूसरा होता है रिपेयरिंग ऑफ डैमेज, हमारे ब्रेन में जो भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉडी में इंजुरी के कारण कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो एक तो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं और दूसरा होता है जो अपने वापस नॉर्मल स्थिति में आ सकता है।
तो जो परमानेंट डैमेज होता है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, और जो दवाइयों से अगर अपने नॉर्मल कंडीशन में आने की स्थिति में रहता है उस चेंजेस को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। तो दोस्तों बॉडी में या ब्रेन में अगर रिवर्सिबल चेंजेस की स्थिति है तो होम्योपैथी दवाई जो है लेकेसिस, कॉस्टिकम है और भी प्लम्बम है, इस तरह की दवाइयां बहुत अच्छे से काम करती हैं। और तीसरा कंडीशन होता है दोस्तों पोस्ट एक्सपोजर या फिर पोस्ट पैरालिसिस कंडीशन। पोस्ट पैरालिसिस कंडीशन में धीरे धीरे जो है वो रिकवर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पोस्ट पैरालिटिक कंडीशन में ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो चुका रहता है उसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे हो सकता है किसी को एक साइड का शरीर पूरा नहीं चल रहा है, या उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लार बह रहा है, खाने में दिक्कत आ रही है, तो ये धीरे धीरे करके होम्योपैथी दवाई से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।